उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को तो उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन अशरफ समेत 7 आरोपी बरी हो गए हैं और इसके खिलाफ उमेश पाल के वकील हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। पहली बार अतीक को किसी मामले में दोषी करार देने के बाद आज सजा मिली है। आपको बताते हैं कि अतीक के अपराध से सजा तक की पूरी कहानी। शुरू करते हैं 2004 से। 2004 में राजू पाल ने अशरफ को चुनाव में हरा दिया था। वही अशरफ जो आज रिहा हुआ है अतीक का भाई है। 25 जनवरी 2005 को चुनावी हार का बदला लेने के लिए राजू पाल की हत्या कर दी गई और वजह अशरफ को चुनाव कैसे हरा दिया। राजू पाल की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। जनवरी 2005 में अतीक, अशरफ समेत 9 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें हत्याकांड में शामिल उमेश पाल इस पूरे हत्याकांड में जो गवाह थे उमेश पाल। 2005 को एसपी प्रत्याशी अशरफ ने बसपा की पूजा पाल को हराया। अशरफ ने जेल में रहते हुए ये चुनाव जीत लिया। 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का गन पॉइंट पर अपहरण कर लिया गया। 5 फरवरी 2007 को उमेश पाल ने किडनैपिंग का केस दर्ज करवाया और अतीक, अशरफ समेत 11 लोगों पर आरोप दर्ज हुए। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की कोर्ट से लौटते वक्त हत्या कर दी गई। वहीं आज 28 मार्च यानी आज के दिन 2023 को अतीक, दिनेश पासी, खान सौलत दोषी करार दिए गए। दिनेश पासी अतीक का ड्राइवर था और खान सौलत अतीक का वकील। अतीक समेत तीनों दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। सवाल वही, पहले मुख्तार अब अतीक, अगला नंबर किसका। योगी के सामने डॉन का बचना नामुमकिन। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। खौफ के साम्राज्य से जूतों की माला तक, मिट्टी में माफिया। अतीक अहमद के लिए लाया हूँ मैं बाला, ये अतीक अहमद को पहनाने के लिए। अगर वो किसी शेर भाई को मारा है, वो फूलों की माला पहनता तो अतीक अहमद का सजा होने जा रही है। वो जो है जूतों की माला पहन कर सजा सुनेगा। जब कोर्ट में माफिया के सामने लगे फांसी दो के नारे। पहले मुख्तार अब अतीक, अगला नंबर किसका। पहली बार ये सजा हुई है उनको, पहली बार सजा हुई है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोगों ने बताया। इनके 100 जो अपराध चल रहे, 100 क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको हमने रखा। चुन चुन कर मिट्टी में मिलाए जाएंगे माफिया। माफियाती को घोषी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। आगे क्या होगा? हर चीज में एक एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और जेल में। उमेश पाल की हत्या प्लस 2 गनर की हत्या, ये एक गंभीर मामला है, तो इसलिए अब गवाहों को निर्भय होकर के वो अपनी गवाही देंगे और योगी सरकार में किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का संरक्षण इनके पास नहीं है, इसलिए इनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं माफियाओं के। अभी तो सजा शुरू हुई है, 50 केस बाकी हैं। मुमकिन है कि अब इस मामले में यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए और अतीक अहमद को दोबारा यूपी लाने के लिए मांग करे, ताकि जो दूसरे मामले हैं अतीक अहमद के खिलाफ, उनमें भी ट्रायल तेजी से पूरा हो सके। योगी के सामने डॉन का बचना नामुमकिन। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और अब वक्त है आज महाबहस के सवालों का। आज इस डिबेट में हम कौन से सवाल उठा रहे हैं, किन किन के जवाब अपने पैनलिस्ट से लेंगे और इस वक्त वो कौन से सवाल है जो अतीक को सजा सुनाए जाने के बाद लोगों के ज़हन में उठ रहे हैं। पहले मुख्तार अब अतीक, अगला नंबर किस माफिया का है उत्तर प्रदेश के अंदर, यह बड़ा सवाल है। सवाल नंबर 2, क्या माफिया अतीक को सजा के साथ योगी की शपथ पूरी हो गई माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की। सवाल नंबर 3, क्या योगी के सामने किसी भी माफिया का बचना अब नामुमकिन है। ये बड़े सवाल है जिनका जवाब आज हम अपनी डिबेट के दौरान सभी पैनलिस्ट से लेंगे। तो आज महाबहस हम क्यों कर रहे हैं, पहले मुख्तार अब अतीक, अगला नंबर आखिर किस माफिया का है। इस वक्त ये सवाल
हर शख्स के दिल में कौन रहा है? क्या योगी के सामने किसी भी माफिया का बचना नामुमकिन है? चलिए शुरू करते हैं डिबेट। पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बसपा नेता साजन सिंह हमारे साथ हैं, पूर्व डीजीपी शारदा प्रसाद जी भी जुड़ गए हैं, इसके अलावा पूर्व आईपीएस आर.के. चतुर्वेदी हमारे साथ है और सीनियर एडवोकेट शशांक वाजपेयी भी जुड़ गए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को विस्तार दे, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर ओपनिंग रिमार्क्स यानी अपनी अपनी बात आप लोग रखिए। शुरुआत मनीष शुक्ला जी आपसे करने जा रहे हैं। अतीक को सजा हो गई, 47 साल बाद जाकर अतीक अहमद को किसी मामले में सजा हुई है। सवाल अब यह पूछ रही यूपी की जनता, पहले मुख्तार फिर अतीक, अब अगला नंबर किसका? देखिए आस्था जी, 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में जब पहली बार हमारी सरकार बनी तो हमने उस समय जनता से वादा किया था कि क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर काम करेंगे। आज अतीक की जो दोष सिद्धि हुई है उससे स्पष्ट हुआ है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो नियति है, जो नीति है अपराधियों के प्रति, वो आज क्रियान्वित हो रही है। केवल अपराधियों की गिरफ्तारी ही नहीं हो रही है, केवल काउंटर ही नहीं हो रहा है, बल्कि अभियोजन पक्ष के शानदार काम के नाते से अतीक मुख्तार जैसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ गवाही भी हो रही है और उनकी दोष सिद्धि हो रही है, अर्थात कानून का शासन स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 30 सेकंड पूरे मनीष जी, रुक करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी 30 सेकंड के अंदर, आज प्रयागराज की कोर्ट में कुछ लोग जूते की माला लेकर पहुंचे और उनका यह कहना था कि अतीक की धाक तो आज मिट्टी में मिल गई। वही बात जो हाउस के अंदर सरकार कहती थी कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 30 सेकंड। वही तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार टॉप 100 माफियाओं का नाम जारी कर दे और सबके ऊपर में एक एक करके कार्रवाई करना शुरू कर दे, चूंकि ये सबके लिए अच्छा है, प्रदेश के लिए अच्छा है, लोगों के लिए सुरक्षित रहने के लिए अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी टॉप 100 माफियाओं का नाम कम से कम जारी करके और कार्रवाई सबके ऊपर में कर दे। दूसरा मेरा इनसे अनुरोध ये है कि भाई ये जो हत्याकांड हुआ, उमेश पाल का हत्याकांड हुआ, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार 2012-17 तक थी, तब तो उमेश पाल को कोई नहीं छुपाया, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सरेआम गोली बारूद चला। ठीक है, 30 सेकंड पूरे लौटेंगे, पूरी बात सुनेंगे अनुराग जी। रुक करेंगे साजन सिंह, बसपा नेता। साजन सिंह जी, वैसे तो राजू पाल हत्याकांड में अभी फैसला आना बाकी है। लोग कह रहे हैं कि आज उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आया है तो अब अगला नंबर हत्याकांड का है, राजू पाल हत्याकांड का, जो आप ही के नेता थे, बसपा के नेता थे। आपको लग रहा है 17 साल लंबी लड़ाई चली, आज बीजेपी सरकार है, जरूर क्रेडिट लेगी, लेकिन इंसाफ मिला, माफिया पर कार्रवाई हुई, आपकी भी सरकार रही, आप ही के नेता की हत्या हुई। 30 सेकंड। 17 साल की लंबी लड़ाई में योगी जी का कोई योगदान था नहीं। न्यायालय के द्वारा किए गए फैसले पर अपनी पीठ अगर थपथपा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बिल्कुल सही गलत है। हाँ, 1 महीने से ज्यादा हो गए हत्या को और प्रयागराज में किए गए हत्या ने तार तार कर दिया उस दावे का जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात, 1 महीने से ज्यादा गुजर गए, दिया पाती लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढूंढ रही है अपराधियों को, अभी तक मिल नहीं पाया। तो कहना क्या, कौन सा लॉ एंड ऑर्डर कैसा सिचुएशन, अपने पीठ मत थपथपाए, ये सरकार कम से कम विश्वास और जनता का है। ठीक है साजन जी, आप कह रहे हैं अतीक अहमद को 47 साल बाद जाकर किसी मामले में सजा हुई है, सरकार अपनी पीठ ना थपथपाए, क्या तात्पर्य है आपका? लौटेंगे आपके पास, लेकिन शारदा प्रसाद जी पूर्व डीजीपी हमारे बीच में है। 30 सेकंड के अंदर सर आपसे समझना चाहेंगे, 47 साल बाद जाकर किसी माफिया को आज एक मामले में सजा हुई है, उम्मीद बनती है लोगों की, आखिर कैसे बचता रहा? 187 मामले इसके ऊपर और 103 मामलों से ये बच भी गया। देखिए, ऐसा है कि पहले तो हमको इस बात पर संतोष करना होगा, खुशी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन संतोष का विषय है कि किसी जज ने, किसी कोर्ट ने इस बात की हिम्मत की कि इस पर्टिकुलर केस में फैसला समय से सुनाया जाए और वो समझने के बाद में, उसके बाद में ये फैसला, उचित फैसला भी आया है। और लेकिन इस फैसले के बारे में डिटेल हम लोग नहीं कह सकते हैं जब तक फैसला पढ़ा ना जाए, पर अवश्य ही ये एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत करेगा जिसमें माफिया के खिलाफ में और जो केसेस हैं उन केसेस पे जो सुनवाई होगी उसमें गवाह किसी एक भयमुक्त वातावरण में गवाही दे सकेंगे और कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
जिससे कि आप याद करिए कि इसमें सर, इस बिल्कुल, केस में पहले लोगों ने हाथ खींचे हुए आपके पास बहुत सारे उदाहरण होंगे, बहुत विस्तार से हम कुछ पहलुओं को आपसे समझेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स एक बार सभी पैनलिस्ट अपने रख लें। आर.के. चतुर्वेदी जी है, पूर्व IPS हमारे बीच में। सर 30 सेकंड। 17 साल बाद आज अतीक के मामले में फैसला आया है, सजा हुई है उस माफिया को, उस इलाके में जहां पर उसकी मर्जी के बगैर कभी पत्ता नहीं हिलता था। आज लोग जूते की माला उठा करके लेकर आए हैं, इतनी हिम्मत उनके अंदर आई है। देखिए, इस पूरे इसकी नींव तब पड़ गई थी कि जब 2016 में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नाम की एक संस्था है, वो आपके इलाहाबाद में ही है, वहाँ पर ये जाकर के इसने खुलेआम गुंडई की थी और उसकी फुटेज कोर्ट में, उसकी फुटेज मीडिया में आई, जिसको कि हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इसके सारे मामलों की लिस्ट मंगा करके एक निर्देश जारी किया था। बहुत सारे मामलों में कोर्ट से स्टे थे, बहुत सारे मामलों में प्रोसीडिंग स्टे थी, बहुत सारे मामलों में तारीख पे तारीख वाला चल रहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा जब इसकी शुरुआत की गई, वर्तमान सरकार ने उसको योजनाबद्ध तरीके से उसकी पैरवी की, जिसका परिणाम आज ये सजा हुई। ठीक है, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां पर कही है, या कह लीजिए शब्द का इस्तेमाल किया है, योजनाबद्ध पैरवी की सरकार ने। मतलब सरकारों के हाथ में होता है कि वो चाहे कोर्ट के अंदर कितनी मजबूत पैरवी करे, कौन सा केस कितने सालों तक घिसटता रहा, रगड़ता रहा, क्या उसको और गति दी जा सकती थी, इस पर हम बहुत कुछ आपसे समझेंगे। शशांक वाजपेयी जी है, सीनियर एडवोकेट। 30 सेकंड के अंदर शशांक वाजपेयी जी, आज के इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं? चुन चुनकर माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, आज एक उदाहरण, कोई संदेश गया है क्या? शशांक जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे उनसे कनेक्ट होंगे और बातचीत करेंगे। तब तक चर्चा को विस्तार देते हैं और शुरुआत मनीष शुक्ला जी आपसे। बसपा तो क्रेडिट देना ही नहीं चाहती और सपा कहती है कि बड़ी अच्छी बात है माफिया मिट्टी में मिले, टॉप 10 या टॉप 100 बदमाशों माफियाओं की सूची भी जारी कर दीजिए ताकि पता चले कि कौन कौन माफिया लिस्ट में है, कार्रवाई बुलडोजर सब पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, केवल अगर इस प्रकरण की बात करें तो 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या हुई और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 10 किलोमीटर तक दौड़ा कर नृशंस तरीके से हत्या की गई। यही नहीं, राजू पाल की मृत शरीर को उनकी मां या पत्नी को भी नहीं दिया गया अतीक के इशारे पर, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने रात के अंधेरे में उसको जला दिया। विधायक थे उस समय, वर्तमान विधायक थे राजू पाल, और उसी केस में उमेश पाल जब गवाह बने तो उनका अपहरण किया गया। अपहरण करके लिखवाया गया कि हम गवाह नहीं है, और जिसका मुकदमा लिखा गया तब जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई और वो मुकदमा चलता रहा। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार बनी तो आस्था जी, इस बात को मैं कोट करना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में अभियोजन के मामले में नंबर 1 पर है। 59.1% की दर से आज अभियोजन पक्ष दोष सिद्धि करा रहा है, यानी सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, इसलिए सरकार को ये श्रेय जाता है। 59.1% की दर से आज दोष सिद्धि हो रही है। और अभी अनुराग जी कह रहे थे कि सबको अपराधीकरण के खिलाफ जाना चाहिए, निश्चित रूप से बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बता दें, आपको याद होगा परसों जब अतीक को लेकर गुजरात से उत्तर प्रदेश की पुलिस चली, उन्होंने प्रेस वार्ता कर डाली, कहा गूगल मैप देख लेंगे हम, सैटेलाइट से पता चल जाएगा। यही नहीं, और तमाम प्रकार के वैज्ञानिक तरीके उन्होंने बताए कि अगर कोई गलती हुई तो पुलिस वाले पकड़े जाएंगे, यानी पुलिस को धमकी, अभियोजन पक्ष को धमकी और गवाह को धमकी कि अगर आप लोग इस तरह से काम करेंगे तो जब हमारी सरकार आएगी तो आप लोग के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। और बसपा के लिए बता दें कि देखिए, बसपा क्रेडिट कैसे दे दे, आखिर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो इनामी है, 25-50 हजार की इनामी है, आज भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्य है और मेयर की प्रत्याशी है उनकी। लेकिन वो तो इस बात को मान ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं कि न्यायालय ने दोषी थोड़ी करार दिया है शाइस्ता परवीन को। बिल्कुल इसी तरीके से अतीक को बचाया गया, समाजवादी पार्टी और बसपा ने ऐसे अतीक को बचाया पहले कि जब दोष सिद्ध होगा, आज दोष सिद्ध हुआ ना, तो शाइस्ता परवीन इनामी है उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से 50,000 की। ठीक है, ठीक है, आपने आरोप लगाया कि ठीक इसी तरीके से अतीक अहमद को भी बचाया गया जब सपा की सरकार थी, जब बसपा की सरकार थी। पहले अनुराग भदौरिया।
कि यही तरीका होता है कि अभी तो न्यायालय ने कुछ नहीं कहा, इसी तरह से क्या अतीक बचता रहा? देखिए, इन्होंने कहा कि इसी प्रकरण की बात करते हैं, तो चलिए इसी प्रकरण की बात कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार आपकी थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, फिर उसको दौड़ा दौड़ा के बीच कहते हैं डे लाइट के उजाले में उसकी बम और गोली मार की हत्या क्यों कर दी गई? पहले तो नहीं हुई थी। इसके मतलब सवाल तो उठेगा ना आपके ऊपर में, क्यों यहाँ पे क्यों हत्या हुई उमेश पाल की? दूसरा सवाल ये भी उठेगा कि जब इसके ऊपर केसेस थे, उसके बाद कल्याण सिंह जी सरकार में थे 3 साल, राजनाथ सिंह जी भी सरकार में थे, 3 बार कल्याण सिंह जी थे, 1 बार राजनाथ सिंह जी थे। कितनी कार्रवाई की थी ये भी मैं पूछना चाहता हूं। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आपके यहीं पे एक मंत्री है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी सजा की फाइल लेके भाग गए कोर्ट से। तो ये किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? माने देखिए, हम लोग संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं, और संविधान न्यायपालिका की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे हम बचाने की बात कर रहे हैं। अरे हम लोग तो देश को, संविधान को मानते हैं, न्यायपालिका को मानते हैं। न्यायपालिका आदेश देता है तो उसका सम्मान करते हैं, लेकिन आप कहां अपनी बात को मानने को तैयार हो? आपसे हम पलट के पूछ देंगे माँ बेटी जिंदा कैसे जल गई, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। आपसे पलट के पूछ दूंगा कि भाई एक मंत्री के बेटे ने 4 लोग को कैसे रोन दिया, तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। आपसे पलट के पूछ देंगे उन्नाव की घटना के बारे में पूछेंगे तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। आपसे पलट के पूछ दूंगा कि उमेश पाल की हत्या दिन दहाड़े कैसे हो गई, तो उसमें जवाब नहीं दे पाओगे। भाई सरकार तो आपकी है, हत्या तो आपके सरकार में हुई है, फिर आप इसमें जवाब नहीं। विपक्ष को क्यों कहते हो? समाजवादी पार्टी ने ही इसकी आवाज उठाई, समाजवादी पार्टी ने ही कहा कहां है हत्यारे, कहां भाग गए, दिन दहाड़े हत्या क्यों हो गई, आज तक हत्यारे पकड़े क्यों नहीं गए, 1 महीना होने को आया है। ये आवाज तो ठीक है, इसका जवाब मनीष शुक्ला जी देंगे। मनीष शुक्ला जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले साजन सिंह। गैर कानूनी तरीके से घर गिरा देने को अगर मिट्टी में मिला देना माफिया को कहा जाता है तो वो सही। हाँ, जिस दिन आशीष किसका घर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी में मिलाया प्राधिकरण ने? एक मिनट साजन सिंह, स्टेप बाय स्टेप। किसका घर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी में मिलाया प्राधिकरण ने? हाँ, नोटिस नहीं भेजा गया था क्या? अभी जो शूटर्स फरार हैं, अभी नोटिस नहीं भेजा गया था उनके घर पर कार्रवाई? जी आस्था जी, मेरा कहना है कि मिट्टी में किसको आप मिला दें कि माफिया को? अरे ब्रॉड लेयर में जिसपे आप पीठ थपथपा रहे थे अपनी, वो तो आपसे हुआ नहीं। कानून व्यवस्था के फ्रंट पे दिन के उजाले में 3 निर्दोषों की हत्या कर दी गई है आपकी सरकार में, और आप कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है जनता का। आप शाइस्ता परवीन पर कुछ बोलेंगे आज? रोज यही सवाल बसपा के नेता से होता है। शाइस्ता परवीन पर बोलेंगे आज, या आज भी यही कहेंगे कि अभी न्यायालय ने दोषी करार नहीं दिया है? शाइस्ता परवीन पर बोलेंगे? इनाम घोषित कर रखा है, यूपी पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है शाइस्ता परवीन पर। और खबर तो ये भी आई है कि उमेश पाल की पेशी, उमेश पाल की मृत्यु से पहले एक पेशी पर शाइस्ता और उमेश पाल के बीच कोर्ट परिसर में ही काफी तू मैं हुई थी, झगड़ा हुआ था, नौबत अपशब्दों तक आई थी। शाइस्ता ने उमेश पाल को ललकारते हुए कहा था कि तुम नमक हराम निकले, हमने तुम्हारी इतनी मदद की थी, ये क्या कर रहे हो तुम, गवाही दे रहे हो हमारे खिलाफ। ये सब इंडिपेंडेंट जांच का सब्जेक्ट है, ये सब इंडिपेंडेंट जांच का सब्जेक्ट है, जांच का विषय है, लेकिन इसके बावजूद आप किसी के आपने शाइस्ता परवीन से संपर्क साध के कहा है क्या कि जांच फेस तो करे? न्यायालय तो ये भी बता देगा कि दोषी नहीं है, कुछ नहीं किया होगा तो दोषी नहीं है, न्यायालय तो ये भी बता देगा। आपकी पार्टी की मेंबर अभी तक है शाइस्ता परवीन, बसपा में है ना वो, पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या जिम्मेदारी बनती है पार्टी की? कर दिया है इसमें कि अगर किसी न्यायालय से दोषी पाया जाता है तो मिनट नहीं लगेगा उसको पार्टी से निकालने में, उसकी पार्टी में कोई स्थान नहीं। अगर बतौर पार्टी आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि वो एक बार न्यायालय के सामने जाए तो जांच को फेस तो करे, ट्रायल को फेस तो करे? वो तो छुपी फिर रही है और आप यहाँ बैठ करके राग अलाप रहे कि अभी उन्हें दोषी करार नहीं दिया गया, एब्सकॉन्डिंग है, इनाम रखा हुआ है शाइस्ता परवीन पर। हाँ, जहां तक उनकी सदस्यता पार्टी में होने का जिस दिन अभी तक भी किसी न्यायालय ने दोषी अपराध साबित नहीं किया है शाइस्ता परवीन का, इसलिए प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो जाने से राजनीतिक दल पे प्रश्न चिन्ह आप उठा सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल ही नहीं। अच्छा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी ये कह रही है कि बिल्कुल इसी अंदाज में ये जो प्लॉट या ये जो एक्सक्यूज आप शाइस्ता परवीन के लिए दे रहे हैं ना, बीजेपी कह रही है बिल्कुल इसी अंदाज में अतीक को बचाया जाता रहा। 47 साल लग गए एक मामले में, आज जाकर दोषी करार दिया गया, सजा हुई। ठीक इसी अंदाज में अतीक अहमद को बचाया जाता रहा। आपकी भी सरकार रही, सपा की भी सरकार रही, यही आरोप बीजेपी ने लगाया है।
आस्था जी प्रश्न मेरे से? हाँ जी, आप ही से ही है कि बिल्कुल इसी एक्सक्यूज, बिल्कुल इसी प्लॉट से अभी तक अतीक अहमद भी बचता रहा। 187 मुकदमे, 103 मुकदमों में गवाहों को डरा धमका करके जान से मारने की धमकी दे करके वो बच गया, और सरकारें ये कहती रही, उससे जुड़े हुए लोग कहते रहे कि अभी न्यायालय ने दोषी करार नहीं दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आज आप शाइस्ता परवीन की तरफदारी कर रहे हैं। मैं गिरफ्तारी किसी की नहीं कर रहा हूँ, नहीं हमारी पार्टी कर रही है। बहन जी ने साफ क्लियर कर दिया कि शाइस्ता परवीन को किसी न्यायालय ने क्या क्लियर कर दिया? आपने ये क्लियर किया है बतौर पार्टी, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। एक आपकी पार्टी की सदस्य छुपती फिर रही है, भागती फिर रही है, ट्रायल फेस नहीं करना चाह रही, और आप लोग ना हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं, सिर्फ बात को घुमा रहे हैं इतने दिनों से। ठीक है, बात आ गई आपकी साजन सिंह जी। मनीष शुक्ला उस पर जवाब देना चाहते हैं, और कुछ बातें अनुराग भदौरिया ने भी उठाई थी। मनीष शुक्ला जी, करना चाहिए। बसपा के जो साथी बैठे हैं या सुश्री मायावती जी सुन रही हो तो ठीक है, आप नहीं निकाल रहे हैं, आपकी पार्टी की नेता है, भले ही नामी है, तो मेरा तो निवेदन है कि आप लोग उनको हाजिर तो करा दीजिए, जहां रखे हो उनको बचा के उनको न्यायालय के सामने तो ले आके पेश कर दीजिए। स्वयं मायावती जी उनको साथ ला के पेश कर दे और कहते न्यायालय का सामना करेंगे। अगर सत्य जो होगा उसकी तरफ न्यायालय डिसीजन दे देगा। कम से कम न्यायालय के सामने बहुजन समाज पार्टी शाइस्ता परवीन को लेकर आकर पेश करे। और देखिए, यही सब अप्रेंटिस है इन लोग की, यही तरीका है, कार्यशैली है सपा बसपा की। मुख्तार सपा में रहता है, सपा से निकलता है बसपा में चला जाता है, बसपा से निकलता है सपा में चला जाता है। अतीक अहमद जिसने गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उसकी पत्नी के लिए मायावती जी खड़ी है। जो राजूपाल इनका विधायक था, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल से जीता विधायक था, जिसका दुर्भाग्य तरीके से हत्या हुई, और आज बहुजन समाज पार्टी उसी के हत्यारे की पत्नी को बचाने के लिए तमाम तर्क गढ़ रही है चैनलों पर बैठकर। ठीक है। शशांक वाजपेयी जी भी हमारे बीच में है, सीनियर एडवोकेट, थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़े हैं। शशांक जी, आपसे समझना चाहेंगे, अब अतीक अहमद को वापस से ले जाया जा रहा है साबरमती जेल, लेकिन अब अभी तक क्या हो रहा था, वो किसी मामले में कन्विक्टेड नहीं था, सजा नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट से परमिशन के बाद वापस से वो किसी वारंट पर या सजा याफ्ता वारंट पर यूपी लाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जेल साबरमती जेल ही रहेगी या प्रयागराज की नैनी जेल भी उसका अगला ठिकाना हो सकता है? इसके कानूनी पहलुओं को अगर आप समझा पाएं। को लड़ रही थी और उसने सुप्रीम कोर्ट से लेकर राज्य सरकार तक बहुत मजबूत पैरवी की है, और मजबूत पैरवी का ये परिणाम है कि इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन को कहते थे, वो आज सलाखों के पीछे नहीं है, आजीवन सलाखों के पीछे रहेगा। ये एक उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी जीत है, न्याय की बड़ी जीत है, पहली बात। दूसरी बात, जेल होती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो साबरमती की हो, चाहे भारत राज्य के किसी भी राज्य के अंतर्गत आती हो। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि जो इसमें मुख्य बिंदु ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार और आने वाले मुकदमों में अगर उसका कन्विक्शन बढ़ता है, उसके बाद क्या क्या कन्विक्शन, क्योंकि लाइफ टर्म मिल चुका है, लाइफ सेंटेंस मिल चुका है, हो सकता है आगे किसी मुकदमे में फांसी मिल जाए, हो सकता है आगे किसी मुकदमे में कम सजा मिल जाए, और अगर सजा को लगातार चलाते हो सकता है कई जन्मों तक उसको जेल में रहना पड़े। ये भी न्याय का एक सिद्धांत है। मुख्तार अंसारी का मामला हो, अतीक अहमद का मामला हो, आजम खां का मामला हो, जिस तरह से सरकार में पैरवी की गई है, चाहे विकास दुबे का मामला हो, इस तरह की पैरवी आज तक भारत के इतिहास में दोबारा पहले कभी नहीं देखी गई है। और जिस तरह की न्याय की जीत हो रही है, न्याय में इतने बड़े अपराधियों का कोर्ट फ्री होकर काम कर रहे हैं, पुलिस फ्री होकर काम कर रही है, राज्य फ्री होकर काम कर रहे हैं, तो राज्य में राज्य के प्रति जनता को एक विश्वास की भावना उनके मन में जागी है कि हमें न्याय मिल रहा है, इन कोर्टों में न्याय मिल रहा है, पुलिस में द्वारा न्याय मिल रहा है, और सरकार हमारे लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध है। ठीक है। अनुराग भदौरिया जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, आर.के. चतुर्वेदी जी ने भी इस बात को कहा और शशांक वाजपेयी भी, मतलब कानून के जानकार इस बात को कह रहे हैं कि कोर्ट में सरकारें अगर मजबूत पैरवी करे, लगकर तेजी से पैरवी करे और इच्छा शक्ति के साथ पैरवी करे तो सब कुछ मुमकिन है। आपकी भी सरकार बीच में रही है, 17 साल लग गए। अतीक अहमद, एक इतने मामले जिसके ऊपर हो, एक मामले में भी दोषी करार नहीं दिया जा सका आज, जिसमें उसको उम्र कैद हुई है। मैं तो आपकी बात से सहमत हूं कि टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए और सबके ऊपर में मजबूती से पैरवी कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध एकदम खत्म कर दीजिए।
आपकी सरकार थी तो ये काम आपने क्यों नहीं किया? मेरा सवाल ये भी था। मैं तो कह रहा हूं, अरे चलिए मैं कह रहा हूं ना, सरकार से कह तो रहा हूं 100 टॉप माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए पब्लिकली, और जिसके ऊपर में गंभीर धाराएं हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, जिसके ऊपर गंभीर धाराएं हो, आपराधिक मुकदमे हो, 100 टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए, सब पे ऊपर कार्रवाई कर दीजिए, कोई उफ तक नहीं करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होना चाहिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है। तो मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो। इसके लिए हम तो कह रहे हैं, आपके चैनल पे ही कह रहे हैं कि टॉप 100 माफियाओं की लिस्ट जारी हो बाकायदा, और सबके क्या क्या केसेस हैं, कितने केसेस हैं जारी हो, और सब पे कार्रवाई हो जाए। ठीक है मनीष शुक्ला जी, घूम फिरकर समाजवादी पार्टी एक ही बात पर अड़ जाती है कि माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए, मिट्टी में मिला देंगे लेकिन माफियाओं की लिस्ट जारी कीजिए, हम सरकार के साथ हैं, बिल्कुल यूपी से सफाया होना चाहिए माफियाओं का। ये सपा समाजवादी पार्टी का चरित्र समझिए। भदौरिया जी कह रहे हैं लिस्ट जारी कर दीजिए, अखिलेश जी कह रहे हैं कि समय बदल जाता है, ट्वीट करते हैं परसों समय बदल जाएगा, अभियोजन पुलिस और सबको एक तरह से धमका रहे हैं कि अतीक के खिलाफ मत जाओ। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। दूसरा, अल्लाह भदौरिया जी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि थाना वाइज सभी जगहों पे, हर थाने पे उस थाने के जो हिस्ट्री सीटर होते हैं टॉप 10, उसको अब नाम बोर्ड पे लिखा जाता है। कभी निकलिए, महलों से बाहर निकलिए, कमरों से बाहर निकलिए, तहसील देखिए, हर थाने का जो हिस्ट्री शीटर होता है, ऐसे 10 हिस्ट्री नाम लिखे होते हैं, और कोई व्यक्ति होगा एक किसी थाने में होता है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये थाने में लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है, छोड़िए ना लिखा कहाँ लिखा नहीं, लिखा तो होता है ना अनुराग जी, थानों में होता है लिखा हुआ। छोड़ दिया जाए, आपके अनुसार बना दिया जाए प्रोसेस, टॉप 100 प्रोसेस आपके अनुसार बना दिया जाए, चलवा दीजिए, उस पर कार्रवाई कर दीजिए, बातें करने से क्या फायदा है? सबका नाम जारी कीजिए, सब में कितने केसेस हैं वो जारी कीजिए, और उन पर कार्रवाई कर दीजिए। कौन आपको रोक रहा है? आज वो हम तो साथ खड़े हैं, सिद्धांत बता रहे हैं, लेकिन मानने को क्यों नहीं तैयार हो? भदौरिया के किसी थाने में चले जाइए, 100 माफियाओं की लिस्ट जारी कर दीजिए, किस पे कितने मुकदमे हैं, किसके पास क्या क्या है, सबके ऊपर में कार्रवाई कर दीजिए। हम सरकार का साथ खड़े हैं, क्योंकि अपराध मुक्त समाज होना चाहिए, यहाँ पे अपराधी रहने नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश से माफिया